दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि इस वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें भी मैं आपको बताऊंगा फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी कि जॉन ड्राइडन के बारे में। जॉन ड्राइडन कैसे फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बने और उनका जो वर्क है ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। दोस्तों इसी को देखते हुए सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा है, क्योंकि ये फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक थे जो कंसिस्टेंसी से अपना वर्क जिन्होंने लिखा। दोस्तों इनसे पहले फिलिप सिडनी और बेन जॉनसन जैसे राइटर्स आए थे जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को मायने दिए लेकिन कोई कंसिस्टेंट वर्क नहीं लिखा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम इन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों जॉन ड्राइडन ने अपने आने वाले फेमस क्रिटिक्स जैसे अलेक्जेंडर पोप और मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, इनके लिए पोएटिक और क्रिटिक डेवलपमेंट्स की। दोस्तों सैमुअल जॉनसन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर, इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट रेस्पेक्टेड लिटरेरी फिगर थे ये। इन्होंने जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म माना है, क्योंकि ड्राइडन ने इंग्लिश क्रिटिसिज्म में, इंग्लिश लिटरेचर की क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और ड्राइडन का क्रिटिसिज्म में सबसे फेमस वर्क है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ये दोस्तों 1668 में पब्लिश हुआ था वर्क, जिसमें ड्राइडन ने ड्रामा को स्टडी किया है और इसी के साथ साथ सटायर, वेट, बायोग्राफी पर भी जॉन ड्राइडन ने क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के अंदर स्पेशली ड्रामा पर फोकस किया है जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं इस ऐसे के अंदर, जैसे लर्न टू राइट वेल और नॉट टू राइट एट ऑल, यानी कि अच्छा लिखना सीखो या फिर लिखना ही मत सीखो, या फिर अ थिंग वेल सेड विल बी विट इन ऑल लैंग्वेजेस, मतलब एक चीज़ जिसको अच्छे से बोला गया हो वो हर लैंग्वेज में समझदारी की ही बात होती है। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जॉन ड्राइडन के साथ अ न्यू एरा ऑफ क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। जॉन ड्राइडन ने ही इंग्लिश लोगों को क्रिटिसिज्म का पहली बार सही मतलब समझाया। नहीं तो जॉन ड्राइडन से पहले ओकेजनली ही बेन जॉनसन और फिलिप सिडनी जैसे बड़े लिटरेरी फिगर्स ने क्रिटिसिज्म की बात की थी, यानी कि फिलिप सिडनी और बेन जॉनसन जैसे बड़े लिटरेरी फिगर्स के क्रिटिसिज्म में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन के लिए लिखा है, ड्राइडन मे बी प्रॉपरली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, as the writer who first taught us to determine upon principles the merit of composition। और जॉनसन ने ये बात सही भी कही है ड्राइडन के लिए, क्योंकि उनसे पहले इंग्लैंड में कोई भी कंसिस्टेंट क्रिटिक नहीं था। बात की जाए बेन जॉनसन और फिलिप सिडनी की, तो इन्होंने भी अपना कोई कंसिस्टेंट वर्क या फिर कोई क्रिटिकल थ्योरी प्रोड्यूस नहीं की, जबकि ड्राइडन को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहना सही होगा, क्योंकि उन्होंने अपना ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी लिखकर फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रिटिक के रूप में, इंग्लिश फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रिटिक के रूप में खुद को इस्टेब्लिश कर लिया। और ड्राइडन के हिसाब से एक क्रिटिक को यह समझना चाहिए कि हर राइटर अपनी एज के हिसाब से लिखता है, वो अपनी एज का एक तरह से प्रोडक्ट होता है। ड्राइडन का कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई लिटरेरी वर्क पढ़ते हो तो आप उस वर्क के अंदर उस एज की छाप देखते हो। जिस एज में वो वर्क लिखा गया है उस एज का उस वर्क पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उस वर्क के अंदर आपको उस एज के सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं। जैसे आप शेक्सपियर के प्लेज को, एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन को, या फिर बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को देख लो, या फिर फ्रांसिस बेकन के एसेज, इन सब के अंदर आपको एलिजाबेथन बैकग्राउंड मिलेगा, क्योंकि ये उसी टाइम पर ये वर्क्स लिखे गए थे। तो एलिजाबेथन बैकग्राउंड के अंदर आपको सोशल बैकग्राउंड मिलेगा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगा। वैसे ही चौसर के कैंटरबरी टेल्स के अंदर आपको मिडाइवल इंग्लैंड का सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। तो हर एज के अंदर जो राइटर लिखता है तो उस एज का सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने वर्क में शामिल करता है। ये एक क्रिटिक को समझना चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्राइडन। अब दोस्तों ड्राइडन फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जरूर माने जाते हैं, लेकिन एक बात ये भी सच है, ड्राइडन ने क्रिटिसिज्म पर सिर्फ एक ही फॉर्मल क्रिटिकल वर्क लिखा है, ये अपना ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। इसके अलावा कोई और ड्राइडन का फॉर्मल क्रिटिकल वर्क नहीं है। ड्राइडन ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स से बड़ा इन्फ्लुएंस थे, जैसे एरिस्टोटल, लंजाइनस और हॉरेस। इसके अलावा वो फ्रेंच क्रिटिक्स से भी इन्फ्लुएंस थे, लेकिन ड्राइडन कभी भी किसी रूल्स को फॉलो करने के लिए नहीं कहते थे।
कहने का मतलब रूल्स के लिए गाना नहीं गाते थे, इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे रूल्स के लिए। वो रूल्स को सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस मानते थे, ऑप्शंस मानते थे कि एक लगाम की तरह काम करते हैं रूल्स। लगाम ज़रूरी है लेकिन पहले घोड़ा तो हो। और एक बात बताता हूँ, इन जनरल ड्राइडन के आने से पहले इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म इल ऑर्गेनाइज था, यानी कि ग्रीक और रोमन्स की तरफ ज़्यादा हैविली झुका हुआ था। यहाँ तक कि फ्रेंच की तरफ भी, फ्रेंच और इटालियंस की तरफ भी ज़्यादा झुका हुआ था। खुद की कोई लाइफ या आइडेंटिटी नहीं थी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के मामले में ड्राइडन को ऑगस्टस से कंपेयर किया जाता है, जिसने में कंट्रीब्यूशन दिया था। वैसे ही ड्राइडन ने बहुत हद तक ऑगस्टस की तरह ही इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा डॉक्टर जॉनसन ये बोलते हैं, सैमुअल जॉनसन बोलते हैं कि जॉन ड्राइडन ने इंग्लिश लैंग्वेज को रिफाइन किया है, यानी कि साफ किया है, और इस लैंग्वेज में सेंटिमेंट्स को इम्प्रूव किया है। अब बात करते हैं कि जॉन ड्राइडन अपनी एज के अंदर इतने ग्रेट कैसे हुए। दोस्तों, सिर्फ उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब बताया इसलिए वो ग्रेट नहीं हुए, बल्कि वो जॉन डन और जॉन मिल्टन, ये उनसे पहले के पोएट थे ये दोनों, तो उनके बाद में सबसे ग्रेटेस्ट पोएट थे जॉन ड्राइडन। ये ठीक है। अब इनसे पहले जो फेमस ड्रामेटिस्ट थे वो थे विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन। उनके बाद में ग्रेट ड्रामेटिस्ट निकल कर के आए जॉन ड्राइडन, यानी कि ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी थे, एक ग्रेट पोएट भी थे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब भी इन्होंने बताया, इसलिए ये ग्रेट, एक तरह से ग्रेट लिटरेरी फिगर बन गए। और इनकी एज को तो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ ड्राइडन। अगर क्रिटिसिज्म की बात करूं तो जॉन ड्राइडन फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रिटिक, फर्स्ट कंपैरेटिव क्रिटिक, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्रिटिक और फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंग्लिश क्रिटिक थे। अब ये सब तो मैंने आपको बताया कि क्यों इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के अंदर इन्होंने क्या बात की है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के ऊपर। मैं आपको ये समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या बात की गई है, जॉन ड्राइडन ने क्या बात की है। इस ऐसे के अंदर 4 कैरेक्टर्स के थ्रू 4 डिफरेंट टाइप के लिटरेचर्स की बात की है जॉन ड्राइडन ने। ये ऐसे एक डिबेट है जो 4 कैरेक्टर्स के बीच में होती है, और ये डिबेट होती है ड्रामा के ऊपर कि ड्रामा किस टाइप का बेस्ट होता है। इन 4 कैरेक्टर्स के नाम है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स के नाम। क्राइट्स, ये फर्स्ट कैरेक्टर है, दूसरा है यूजेनियस, तीसरा है लिसाइडियस और चौथा है निएंडर। निएंडर दोस्तों जो है ये खुद जॉन ड्राइडन ने माना है खुद को निएंडर। यहाँ पर निएंडर का मतलब है न्यू मैन। ये चारों कैरेक्टर्स हैं जो अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, तो ये आपस में बात करते हैं ड्रामा के बारे में, डिबेट करने लग जाते हैं, इनकी बात डिबेट में बदल जाती है। इनमें ये जो पहला कैरेक्टर है क्राइट्स, ये एंशिएंट ग्रीक और रोमन ऑथर्स को सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। कहता है कि पुराने टाइम में जो ड्रामा लिखा जाता था वो सबसे बेस्ट होता था, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में तो कोई ग्रेट वर्क लिखा ही नहीं जाता। जबकि ये जो दूसरा कैरेक्टर है यूजेनियस, ये बिल्कुल एंशिएंट वर्क्स को क्रिटिसाइज करता है, ये कहकर कि मॉडर्न ड्रामेटिस्ट बेस्ट हैं। वो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट की क्वालिटीज़ तो नहीं बताता, बल्कि एंशिएंट पुराने ड्रामेटिस्ट जो थे उनके फॉल्ट्स बताता है कि पुराने टाइम में जो ड्रामा लिखे जाते थे उनके अंदर तो एक्ट ही नहीं होते थे, ऐसा सब कुछ बोलकर। जबकि ड्रामा की ये जो लास्ट एज है, मॉडर्न एज, ये बेस्ट है। दोस्तों, तीसरा कैरेक्टर ये लिसाइडियस, ये फ्रेंच ड्रामा की बात करता है। ये फ्रेंच ड्रामा को सबसे सुप्रीम बताता है कि फ्रेंच ड्रामा सबसे बेस्ट ड्रामा है। फ्रेंच ड्रामा में हम लोग ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स नहीं करते, बल्कि सेपरेट रखते हैं, जैसा कि इंग्लिश ड्रामा में किया गया रेनेसां के अंदर। तो ये कहता है कि फ्रेंच ड्रामा सबसे बेस्ट है। जबकि दोस्तों आखिर में, सबसे आखिर में, जॉन ड्राइडन जो कि यहाँ पर निएंडर हैं, वो बात करते हैं इंग्लिश ड्रामा की लिबर्टी के बारे में। ये लिसाइडियस की बात का जवाब देते हैं कि भले ही फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ट्रेजेडी और कॉमेडी को अलग अलग रखते हैं, और इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जैसे बेन जॉनसन और शेक्सपियर, उन्होंने इन दोनों को एक कर दिया हो वैरायटी देने के लिए। तो निएंडर का हमको समझ में आ रहा है कि ये मानते हैं कि रीसेंट इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन, यानी कि शेक्सपियर और बेन जॉनसन का जो ड्रामेटिक ट्रेडिशन है वो सबसे बेस्ट हैं। निएंडर बोलता है कि शेक्सपियर हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल,
He was naturally learned not through books but by reading of nature and all her images. और बैन जॉनसन के लिए निएंडर बोलता है कि बैन जॉनसन was the most learned and judicious writer which any theater ever had. और निएंडर बोलता है कि शेक्सपियर अगर होमर हैं, ड्रामेटिक पोएट्स के फादर हैं, तो बैन जॉनसन वर्जिल हैं। तो निएंडर इसी इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा को एडमायर करता है कि अलग अलग चीज़ें नहीं रखनी चाहिए तो ट्रैजिक कॉमेडी कर दो, वैरायटी होनी चाहिए एक तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने चारों के ओपिनियन सुने, चारों कैरेक्टर्स के ओपिनियन सुने। ये पहले कैरेक्टर क्राइट्स के जो रूल्स हैं वो 3 यूनिट्स में होते हैं, टाइम, प्लेस और एक्शन। जबकि ये दूसरा कैरेक्टर यूजेनियस बोलता है कि हम लोग खुद को डल इमोशंस के रेस्ट्रिक्शन से बांध कर नहीं रखते, एंशिएंट्स की तरह, क्लासिक्स की तरह। जबकि इस लेसाइडियस के हिसाब से फ्रेंच प्लेस बेस्ट हैं और लेसाइडियस के हिसाब से ट्रेजेडी ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि सीरियस और कंप्लीट एक्शन की नकल है ट्रेजेडी। तो ये डेफिनेशन एरिस्टोटल से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जबकि निएंडर के ओपिनियन हम लोगों ने साफ साफ सुने कि वो शेक्सपियर और बैन जॉनसन को बड़ा एडमायर करते हैं। तो ये इन चारों में डिबेट होती है और फाइनली ये लोग डिबेट करते हैं कि ड्रामा के अंदर राइम होनी चाहिए या नहीं। तो इस पर ये क्राइट्स बोलता है कि नहीं, ड्रामा में राइम का क्या काम, ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखने चाहिए ड्रामा को, क्योंकि वो ड्रामा के बहुत ज़्यादा करीब रहती है ब्लैंक वर्ड्स। इस पर निएंडर बोलता है कि ठीक बोल रहे हो, लेकिन कुछ ड्रामाज बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं तो उनके अंदर कैरेक्टर्स भी ग्रेट होते हैं, तो वहाँ पर राइम ब्लैंक वर्ड से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो राइम ज़रूरी है ड्रामा के अंदर भी। तो फाइनली ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और इनकी डिबेट किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती। और दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है।